स्वागत है गुरुजी पाठशाला के इस नए वीडियो में। जो हम सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में पहला चैप्टर देखेंगे जीवों में जनन। जीवों में जनन, जीव से तात्पर्य है वह सभी व्यक्ति या सभी जीव जंतु जिनमें की जान होती है उन्हें हम जीव बोलते हैं। इंग्लिश में जीव विज्ञान को बोलते हैं बायोलॉजी। ओके, तो हम पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होंगे। उसके अलावा इसमें हम वन लाइनर भी पढ़ेंगे जो अति लघु उत्तरी बोलते हैं। अगर वीडियो लंबा पड़ता है तो इस चैप्टर को दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। जहाँ तक अंदाज़ा हम एक वीडियो में ही से पूरा का पूरा आपका इम्पोर्टेंट जितना भी मटेरियल है समेटने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे जीवों में जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, इस संबंध में पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो देखिए, जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जिसको द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है बल्कि इससे जीव जाति की निरंतरता भी बनी रहती है। जनन जीवों में अमृत में भी सहायक होता है। प्राकृतिक मृत्यु, वयता से जीर्णता के कारण होने वाले जीव ह्रास की आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है। जनने से जीवों की संख्या बढ़ती है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती रहती हैं, यानी कि ट्रांसफ़र। अतः जैव विकास में जनन आवश्यक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ये थी हमारी किताबी भाषा। ये मान लो पढ़ना हो तो आप किताबों से पढ़ लो, पर लेक्चर जो होता है लेक्चर का बहुत विशेष महत्व होता है। जब आप लेक्चर एक बार इस बार सुनोगे आप जो इस वाले को, तो आपको देखिए पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। तो सीधे शब्दों में बताते हैं कि जनन क्यों आवश्यक है। जनन इसलिए आवश्यक है कि पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता या जीव बने रहें। अब सोचिए, पुराने समय में जब राजा महाराजा पैदा हुए थे वो कब के मर खप गए। अब नई पीढ़ी आ गई, फिर कब आए, राजनीतिक लोग आए, महात्मा गांधी आए, जवाहरलाल नेहरू आए, उसके बाद पीढ़ियाँ लगातार बदलती गई। आज जो मनुष्य हैं वो भी एक समय बाद नष्ट हो जाएंगे और नए मनुष्यों का इस पर आगमन हो जाएगा। उसी प्रकार पेड़ पौधे भी, पुराने समय के पेड़ नष्ट हो जाते हैं, नए पेड़ पौधे उससे उत्पन्न हो जाते हैं। जीव जंतुओं में भी, चाहे वो घोड़े की प्रजाति हो, कुत्ते की प्रजाति हो, मछलियाँ हों, मगरमच्छ हों, कुछ भी हो, सारे के सारे जीव पुराने समय से लेकर आज तक चलते जा रहे हैं। ओके, तो जीवों में जनन इसलिए आवश्यक है, आप पेपर में एग्जाम में इस प्रकार लिखोगे कि जीवों में जनन इसलिए आवश्यक है कि जिससे पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनी रहे और जीवों का अस्तित्व सदा बने रहे और नए जीव, यानी कि नए जीव से तात्पर्य है कि मनुष्य को पैदा करता है और जानवरों से जानवर पैदा होते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधों से अन्य पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं। तो जनन इसलिए आवश्यक है कि जीवों की संख्या में वृद्धि हो सके। ओके, अब देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। देखिए, जनन की दो विधियां हैं। सबसे पहली है लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। एग्जाम में जब आपसे लैंगिक जनन पूछा जाए तो लैंगिक जनन ही लिखना, अलैंगिक जनन पूछा जाता तो अलैंगिक जनन। जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखो, उससे अधिक मत लिखो, नंबर नहीं मिलेंगे। एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, इस बार केवल एक एग्ज़ाम होना है, तो उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट आपको लेकर चलनी पड़ेगी। तो लैंगिक जनन हम समझते हैं, इसे बोलते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन जिन जीवों में लिंग होता है, लैंगिक का मतलब होता है लिंग होना जीवों में, तो वो सेक्सुअल यानी कि आपस में निषेचन करने के उपरांत जो जीव उत्पन्न होता है वो लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होता है।
लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है कि नर तथा मादा होते हैं और जिनके गुणसूत्रों की आपस में अदला बदली होती है। देखिए यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। देखिए कि गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र, 46 मेल फीमेल। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेल होता है उसमें जो होते हैं एक्स वाई, और जो फीमेल होती है उसमें होते हैं क्या, एक्स और एक्स। यानी फीमेल में होते हैं 2x और जो पुरुष होता है, जो मेल होता है उसमें होते हैं एक्स वाई। अब यहाँ पे देखिए जब ये फीमेल है, देखिए एफ डाल देते हैं यहाँ पे हम, फीमेल, ये मेल है, एम डाल दिया हमने। ओके, तो यहाँ पे जब पुरुष का एक्स औरत के किसी भी एक्स से, हम रंग बदलते हैं थोड़ा, इससे पता चले कलर, मिलता है तो किस संतान का उत्पन्न होती है, तो वहाँ पे उत्पन्न होता है फीमेल चाइल्ड पैदा होता है। ओके, और जब पुरुष का वाई महिला के किसी भी एक्स से मिलता है तो वहाँ पे मेल उत्पन्न होता है। तो उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी ये जनन, और जीवों में चाहे वो ऊँट की प्रजाति हो, घोड़ों की प्रजाति हो, किसी भी प्रजातियों में भी इसी प्रकार से सेक्सुअल होता है, जो कि सेक्सुअल जनन के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। इसमें क्या होता है, निषेचन के द्वारा जीव की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पर बता दूँ ये बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि जब संतान उत्पन्न होती है तो उसमें माता पिता से उसे जो गुण प्राप्त होते हैं उसमें विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। जैसे माँ से जो गुण प्राप्त हुए, पिता से प्राप्त हुए, तो उसके पश्चात जो उनकी संतान होती है उसमें विभिन्नताओं का वास होता है, यानी विभिन्नताएं उसके अंदर रहती हैं। और जो अलैंगिक जनन होता है उसे बोलते हैं क्लोन। तो उसके बारे में अभी आगे पढ़ते हैं, पहले लैंगिक जनन को समझें। ये समझना बहुत आवश्यक है। देखिए रट्टा लगाने से कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें समझ के ही आती हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं जो अनुवांशिकता होती है, अनुवांशिकता जैसे डीएनए बोलते हैं, डीएनए जैसे मेल का डीएनए, फीमेल का डीएनए, उनके दोनों के डीएनए से मिलने के पश्चात एक नवीन संतान की या जीव की उत्पत्ति होती है। अब मान लीजिए आपने देखा होगा कि अगर आप देखते हो, अगर मैं बॉयज़ की बात करूं तो आप अपने पिता से हाइट में, लंबाई में आगे निकलते हो। लड़कियां भी ऐसी होती हैं, अपनी मदर से हाइट में आगे निकलती हैं। क्यों निकलती हैं? क्योंकि दोनों के आपस में गुणसूत्रों की अदला बदली होती है और एक नवीन। और यहाँ पे देखिए ये सेक्सुअल जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे बोलते हैं, इसमें यदि कोई व्यक्ति नेत्रहीन है तो क्या उसके संतान नेत्रहीन पैदा होगी? नहीं। पर क्लोन में ये होगा कि जिस प्रकार से क्लोन होगा, उसका माइंड सेटअप होगा, उसी प्रकार से उसका क्लोन भी उत्पन्न होगा। जैसे कि आप ए डिजिट की फ़ोटो कॉपी करते हो तो यहाँ भी ए ही आएगा। तो इसीलिए लैंगिक जनन को बेस्ट माना गया है। अगर आपसे एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जनन बेस्ट होता है, तो लैंगिक जनन बेस्ट होता है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं अलैंगिक जनन, जो कि लिंग के बिना होता है। अलैंगिक जनन, इसमें मेल या फीमेल की आवश्यकता नहीं होती। इसमें मेल के द्वारा उसके गुणसूत्र डीएनए ले लिया जाएगा और नवीन जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। फीमेल के द्वारा भी डीएनए ले लिया जाएगा, उससे नवीन जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे आप देखते हो आजकल, जैसे सब्जियों में भी इस प्रकार के प्रयोग होते हैं, फलों में भी होते हैं। आप मार्केट में देखते हो कि जो पपीता होता है वो बीज रहित होता है पपीता। आम की विभिन्न प्रजातियाँ बनाई जाती हैं। कैसे? इन्हीं के द्वारा डीएनए में चेंजेस करके। जैसे यहाँ पे एक का डीएनए ले लिया,
और दूसरे का डीएनए ले लिया, तो दोनों की जो विशेष चीज़ें हैं वो उसमें एक प्रजाति है उसमें इंजेक्ट कर दी जाती है। तो नवीन प्रकार से ना होकर जिस प्रकार से वो बनाना चाह रहे हैं उस प्रकार का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो अजैविकी जनन क्या होता है? अजैविकी जनन के बारे में जानते हैं कि आकारी व अनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। इसमें क्या लिखा है कि अनुवांशिक रूप से एक समान जीव होते हैं, क्लोन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है कि व्यक्ति का क्लोन तैयार हो जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी जैसे यहाँ पे मान लीजिए महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी से महात्मा गांधी पैदा होंगे। जैसे इस ओ को हम फोटो कॉपी करते हैं तो फोटो कॉपी पैदा होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो ये क्या होता है? अलैंगिक जनन। सही है, समझ में आ गया? अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन के बारे में आप सीधे ये डिटेल लिखोगे कि अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें कि अनुवांशिक रूप से विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। एक से गुण जिस प्रकार से नर या मादा में जो गुण होंगे वही गुण उसमें जो उनके क्लोन है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। इसके लिए नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी एक का डीएनए लेने के उपरांत नए जीव का उत्पादन हो जाता है। तो इसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। अब देखिए कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्योंकि यह कथन हर समय सही होता है। इसमें ये भी था, ठीक है। तो अब जो नया क्वेश्चन आया है इसमें ये बात पूछा गया है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप लैंगिक यानी कि जो नेचुरल तरीके से सेक्स होता है उस सेक्स के द्वारा जो उत्पन्न संतान होती है उनमें जीने की अधिक संभावना होती है। तो इसके बारे में बताया गया, आप इसको सिद्ध कीजिए। तो इसको सिद्ध करते हैं हम, आइए। तो लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से, मैंने बताया था गुणसूत्र होते हैं आपस में विनिमय होते हैं, बदले जाते हैं। जैसे कि एक्स वाई और यहाँ पे 2x, सही है। अब गुणसूत्र इधर से उधर जा रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मेल का जन्म होता है, सही है। अब ये मेल आगे चलकर किसी लड़की से सेक्सुअल संबंध के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करता है। तो देखिए इसमें नए प्रकार के आएंगे, जो इनसे एक नया बना, इसमें जो विभिन्नता पैदा हुई वो इसके अंदर नए, इस प्रकार से मैं इसे थोड़ा काटता हूँ पहले से। जो मेल पैदा हुआ था, देखिए जो हुआ था, अब ये जब ये संतान उत्पन्न करेगा तो कैसे करेगा? देखिए XY था, ये XX, तो एक नई प्रकार की प्रजाति का जन्म होगा। तो इस प्रकार क्या होती है, विभिन्नताएं आती रहती हैं। तो इसीलिए इसमें यह सिद्ध होता है कि लैंगिक जनन ही बेस्ट होता है। अब इसकी हम थोड़ी परिभाषा देखते हैं, किताबी परिभाषा। देखिए किताबी परिभाषा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, जितना आप समझोगे उतना बेस्ट होता है। तो लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो जनक से संतति में स्थानांतरित होती हैं। जनक यानी कि जो उसके माता पिता होते हैं उनकी संतान में ट्रांसफर होती हैं। युग्मकों की उत्पत्ति और निषेचन के द्वारा, निषेचन के कारण नए बेहतर गुणों युक्त संतति का जन्म होता है। तो निषेचन होता है, जो अंडकोश होते हैं जैसे शुक्राणु होते हैं, जैसे तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि जो स्पर्म जितने कि पुरुष के अंदर होते हैं, स्पर्म जिन्हें हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, और महिला के अंदर होते हैं एक्स, जिन्हें अंडाणु बोलते हैं। जब पुरुष के शुक्राणु महिला के अंडाणु में प्रवेश करते हैं, महिला के गर्भाशय में, तो उसके द्वारा जीव का उत्पन्न जन्म होता है। और यह जो कि नर होते हैं, जो मानव समाज होता है उसमें 9 महीने का गर्भ होता है, का समय होता है। वह समय ये जानना जरूरी है कि जो मनुष्य हैं, मनुष्यों में गर्भधारण का समय 9 महीने का होता है। ओके। तो युग्मकों की उत्पत्ति व निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुणों संतान का जन्म होता है। अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। यह कथन सदैव सही नहीं होता। जनकों के रोगग्रस्त होने पर रोग आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। तो यहाँ यह भी बता रहे हैं, देखिए
कि जो ये कहा नहीं गया था कि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान हमेशा बेस्ट नहीं होती है। क्या होती है, जैसे किसी के दादा को शुगर की बीमारी है, काहे की, शुगर की, तो दादा से उसके पुत्र में आई, सही, और उनके बच्चों से उनके उनमें आई, किन में, नाती नातनों में। कैसे? क्योंकि ये खानदानी डिजीज चली आ रही है। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे टीबी होती है, ये पूछा जाता है जब किसी को टीबी हो जाती है, जैसे आप लोगों को टीबी हो जाती है, किसी को भी XYZ किसी मान लीजिए रोगी जाता है, तो डॉक्टर उससे पूछता है क्या उसके दादा दादी को, उसको पिता को, उसके माता को, घर में किसी और को भी टीबी हुई है। इसी प्रकार जब थायराइड होता है तो थायराइड भी एक परिवार में चलने वाली बीमारी है जो पीढ़ियों तक चलती रहती है। ब्लड प्रेशर भी इसी प्रकार से होता है। तो यह कथन कि सदैव लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान श्रेष्ठ होती है, यह सदैव सही सिद्ध नहीं होता। तो एग्जाम में ये लिखोगे, इसमें अभी कई कमियां होती हैं, रोगों का ट्रांसफ़र होता है और व्यक्ति आगे चल कर रोगी पैदा हो जाएगा। जबकि जो क्लोन बनाया जाए, क्लोन में उन कमियों को दूर किया जा सकता है। मान लो कोई व्यक्ति बहुत ही नाटा है, क्या गटुआ बोला जाएगा, नाटा है गटुआ, तो उसे अब वो अपने DNA के द्वारा ये चाहता है, उसने कई वैज्ञानिकों से, कि उसकी संतान काफ़ी टॉलर हो, लंबी हो, स्मार्ट हो। तो क्या करा जाता है, तो DNA में चेंजेस कर दिए जाते हैं और एक नाटे व्यक्ति की लंबी संतान उत्पन्न हो जाती है। पर क्लोन पे बता दूं आपको, दुनिया भर में क्लोन बनाने पर रोक लगी हुई है, क्योंकि क्लोन को यह माना गया है कि यह ईश्वर की शक्तियों के विरुद्ध किया हुआ कार्य है। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न होती है। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, जो क्लोन से बच्चा पैदा होता है, क्लोन से, वो किस प्रकार से भिन्न होता है जो लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक व संरचनात्मक रूप से जनक के समान होती है, अतः अपने जनक का क्लोन होती है, यानी कि फोटोकॉपी होती है। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से जनक से भिन्न होती है। देखिए माँ बाप स्वस्थ हैं, बिल्कुल, आप देखते होंगे कुछ माँ बाप बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे खासा शरीर उनका, उनकी संतान अपाहिज पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि कभी भी माता पिता के समान ही संतान हमेशा पैदा नहीं होती, वह कुछ अपने गुण भी अचीव करता है। सही है। उसको किस प्रकार से पोषण मिलता है, उसकी माता के गर्भ में किस प्रकार का खान पान है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आनुवंशिकता पर। तो क्लोन से क्या होगा, क्लोन से हमेशा श्रेष्ठ रहेगा। ये एक ही जिस प्रकार से चाहोगे उसी प्रकार से संतान उत्पन्न हो जाएगी, जबकि आनुवंशिक में कोई पता नहीं होता किस प्रकार से जीव का उत्पन्न होगा। क्लोन में एक फ़ायदा और भी है, अगर कोई व्यक्ति नर संतान चाहता है, यानी कि मेल चाहता है, तो मेल पैदा हो जाता है, फीमेल चाहता है तो क्या, फीमेल पैदा हो जाता है। इसलिए यह बताया गया है कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से भिन्न होती है, यही बताया गया है। इसमें आप ये लिखोगे, आप में जो क्लोन होता है, क्लोन से ये फ़ायदा है कि संरचनात्मक रूप से जो जनक, जो जिससे कि DNA लिया जा रहा है, उसी के समान संतान उत्पन्न होगी। जिनको प्रारंभिक अलैंगिक जनन क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं, थोड़ा ऐसे बड़ा करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, समझते हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है, यानी कि क्लोन, इसे क्लोन ही बोला गया है, COLON, क्लोन। तो अलैंगिक जनन होता है, इसमें सिर्फ एक जनक भाग होता है, कि चाहे तो मेल हो या फीमेल हो, मतलब मेल हो या फीमेल हो, संतान उत्पन्न हो जाएगी। इनसे गुणसूत्र ले लिए जाएंगे, इनका DNA ले लिया जाएगा, दोनों में से किसी एक का, और जीव उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, जो लैंगिक जनन होता है, इसमें दोनों जनक होने आवश्यक हैं, नर तथा मादा। नर तथा मादा के अभाव में संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि जो मेल होता है उसके शुक्राणु बोलते हैं जिन्हें, वह महिला के अंडाणु में जब जाते हैं, निषेचन होता है, तो उसके द्वारा ही संतान की उत्पत्ति होती है। अब दूसरा वाला हम पॉइंट देखते हैं अलैंगिक जनन में, इसमें युग्मक निर्माण में निषेचन का अभाव होता है,
इसमें क्या होता है, जो निषेचन प्रक्रिया होती नहीं है, जो गर्भ में जब बच्चा पलता है, गर्भ में बच्चा जब सेक्सुअल संबंध के द्वारा मादा के शरीर में जब पुरुष का स्पर्म यानी कि शुक्राणु प्रवेश करते हैं तो निषेचन होता है। तो इसमें क्या होता है, निषेचन नहीं होता। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। इसमें वो सारी प्रक्रिया नहीं होती जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती हैं। तो इसमें क्या होता है, लैंगिक जन्म में पढ़ेंगे, इसमें युग्मक में निर्माण निषेचन होता है, इसमें निषेचन होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा निषेचन किसे कहते हैं। नंबर 3, यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसमें देखिए, इसमें जो होता है, जैसे जो 46 के 46 गुणसूत्र हैं, चाहे वो मेल से लिए जाएं या फीमेल से लिए जाएं, वो 46 उसमें एज ए ट्रांसफ़र हो जाएंगे। किसमें, जो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान हैं। और इसमें क्या है, देखिए, यह जनक की जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। इसमें आधे गुणसूत्र लेता है। आधे किससे लेता है, आधे लेता है मेल से, आधे किससे लेता है, फीमेल से। यानी 23 लेता है मेल से और 23 लेता है फीमेल से, तो हो गए 46। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, यह सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है। इसमें देखिए, इसमें एक तरीके से कहा जाए तो रेडीमेड आइटम होता है। यह किस तीव्र गति से होता है, ये क्या है, यह जटिल और धीमी गति से होने वाला जनन है। इसमें टाइम पीरियड होता है, जैसे कि मनुष्यों में 9 महीने का समय लगता है। 9 महीने बाद नया बच्चा पैदा होता है। ठीक है, अगला 6 नंबर पॉइंट देखते हैं। इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है, यानी उसकी फोटोकॉपी होती है, उसके समान ही होगी। अगर पिता है उत्पन्न कर रहा है तो जिस प्रकार से अगर मेल है उस जगह, तो उसके समान ही होगा बच्चा। अगर उसमें कोई बीमारी है तो उसमें भी बीमारी आ जाएगी। जैसे उसे हमारी थायराइड की प्रॉब्लम है तो उस बच्चे में भी थायराइड की प्रॉब्लम आ जाएगी, चाहे वो मेल पैदा हो रहा हो या फीमेल। अब इसका पॉइंट देखते हैं 6 नंबर। इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से जनक से भिन्न होती है। जैसे मैंने बताया नहीं था कि कोई जरूरी नहीं, इसमें आवश्यक नहीं कि एक अंधे का, एक नेत्रहीन माता पिता की जो संतान है, नेत्रहीन माता पिता की संतान में नेत्रहीन पैदा हो, या अपाहिज माता पिता की संतान अपाहिज पैदा हो। पर इसमें यह भी हो सकता है कि स्वस्थ माता पिता की संतान अपाहिज पैदा हो जाए, या कैसी पैदा हो जाए, अपाहिज या नेत्रहीन। क्यों, क्योंकि इसमें पता नहीं है किस प्रकार से, क्योंकि विभिन्नताएं आती हैं, संतान उत्पत्ति होगी। आपने देखा होगा अच्छे खासे स्वस्थ माता पिता ना पोलियो की दवाई भी पिला लेते हैं, फिर भी कभी कभी क्या होता है, उनके बच्चों में आगे चल के कुछ आनुवंशिक बीमारियां हो जाती हैं जो कि माता पिता में बिल्कुल भी नहीं होती हैं, क्योंकि वो थोड़ा 23 गुणसूत्र लेके उसमें जो विभिन्नताओं का सम्मिश्रण हो जाता है। और जनक, अब अगला 7 नंबर पॉइंट देखते हैं। जनक इकाई कलिका खंड का जनक का संपूर्ण शरीर होता है। इसमें क्या होता है कि एक ही जनक, यानी एक ही आदमी का या एक ही औरत का पूरा शरीर से उस बच्चे का जन्म हो जाता है, उसका डीएनए लेके। क्या लेके, डीएनए लेके। इसमें क्या है, ये जनक इकाई युग्मक होते हैं। इसमें देखिए, मेल और फीमेल के बिना, मेल होगा फीमेल होगा तभी बच्चे का उत्पन्न होगा। ये नहीं हो सकता कि आगे अकेला पुरुष कहे कि वो संतान पैदा कर लेगा, तो नहीं, उसके लिए एक स्त्री की आवश्यकता है। और इसी प्रकार अगर एक स्त्री कहे कि वो अकेली संतान उत्पन्न कर लेगी, तो उसके लिए भी किसकी, पुरुष की आवश्यकता है। क्योंकि पुरुष का शुक्राणु, स्पर्म बोलते हैं जिन्हें इंग्लिश में, महिला के बीजाणु, आपस में निषेचन होता है। जब महिला के शरीर के अंदर पुरुष के स्पर्म जाते हैं तो क्या होता है कि उसमें गर्भाशय में जाते हैं, अंडाणुओं का निर्माण होता है, और 9 महीने के समय के उपरांत एक नवीन बच्चे का जन्म होता है।
तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों की आवश्यकता होती है। नंबर 8 और आखिरी पॉइंट है, इस प्रकार का जनन निम्न अकशेरूकीय व निम्न कॉर्डेट में पाया जाता है, यह इसमें है, यह उच्च पौधों व जंतुओं में पाया जाता है। सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप केवल स्त्री या पुरुष का ही अनुमान मत लगाइए। इसमें पेड़ पौधों में भी मेल फीमेल होते हैं, फूलों में भी मेल फीमेल होते हैं, जीव जंतुओं में मेल फीमेल होते हैं, मछलियाँ हों। अब आप देखते होंगे कि जो कुत्ते होते हैं विभिन्न प्रकार से पैदा किए जाते हैं। कोई कुत्ता शेर के समान पैदा हो जाता है, तो कोई किसी को इस प्रकार से डीएनए दिए जाते हैं तो उसका शक्ल भेड़िया जैसी हो जाती है, तो कोई बहुत छोटा है। उस तरह आपने पौधे देखे होंगे, कुछ पौधों को इस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है कि बोंजाई हो जाते हैं, यानी छोटे पौधे होते हैं। तो कुछ आपने देखे होंगे, तो कुछ पेड़ों में इस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं कि वह अपनी लंबाई से भी काफ़ी लंबे होते हैं। जिस पर आप मार्केट में देखते होंगे कि बड़े बड़े चुकंदर हैं, सेब हैं, एप्पल हैं, ये किस प्रकार से उत्पन्न हो रहे हैं, तो डीएनए में चेंज करके हुई इस प्रकार का उत्पादन होता है। तो हम जानते हैं कायिक जनन। तो अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि जिसमें पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है, अतः इसमें एक ही जनक भाग होता है तथा इसके द्वारा उत्पन्न संतति अनुमान से आकार में अपने जनक के समान होती है। इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि कायिक जनन वास्तव में पारंपरिक अलैंगिक जनन है। कायिक जनन को ही अलैंगिक जनन कहा गया है, यानी कि क्लोन कहा गया है। तो इसमें उत्पन्न जो संतान होती है वह उसी के समान होती है जिससे कि उसमें डीएनए लिए गए हैं। हमारा 8वां है कि व्याख्या कीजिए किशोर चरण की, प्रजनक चरण की और जीर्णता चरण या जीर्णा अवस्था की। तो किशोर चरण सबसे पहले हम देखते हैं को किशोर चरण, जुवेनाइल फेज बोलते हैं इसे इंग्लिश में। सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूरे एक निश्चित अवस्था से गुजरते हैं। इसके पश्चात ही वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। देखिए, सभी जीव, चाहे वो घोड़े हों, चाहे वो ऊँट हों, चाहे वो कुत्ते हों या मनुष्य हों, सभी को एक समय के पश्चात ही नए जीव उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे बच्चा है तो बच्चा को बड़ा बनने तक उसे समय लगेगा। पहले क्या होगा, जब बच्चा होगा उसके बाद किशोर बनेगा, किशोर के बाद वो पुरुष बनेगा, तभी तो संतान उत्पन्न करेगा। क्या कभी ये सुना है कि छोटा बच्चा, आपने शादियाँ तो सुनी होगी, छोटा बच्चा कभी नहीं, सॉरी इसे नहीं बोल रहे हम। तो यहाँ पे बता दूँ, जैसे एक चरण होते हैं किशोर चरण जैसे बालक होता है, जैसे उसमें अंग बनने में उसमें समय लगता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, जैसे बच्चे हैं तो बच्चा होता है उसकी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर होती है, तुतलाता है, उसके बाद वह नई उम्र में पहुँचता है तो थोड़ा समझदार होने लगता है। जब 11वीं 12वीं में आता है तो किशोर अवस्था में आ जाता है। यानी कि बच्चे पैदा करने के लिए लड़का हो या लड़की, उसे एक समय तक इंतजार करना पड़ता है। जब बालक से, किशोर से युवक बन जाते हैं, युवती बन जाती हैं, उसके बाद ही वह संतान की उत्पत्ति करने के लायक होते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जब आप बच्चे होते हो तो आपके दाढ़ी मूंछें नहीं होती, लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, आपके हाथों पैरों पे इतने बाल नहीं होते। समय के साथ साथ जिस प्रकार अभी आप इंटर में आए हो तो आप किशोर अवस्था को पार करने वाले हो या पार कर चुके हो। जो किशोर अवस्था की उम्र 12 साल मानी गई है, उसके बाद से अलग अवस्था शुरू हो जाती है। तो क्या होता है कि जब लड़के होते हैं, मैं लड़कों की बता रहा हूँ सबसे पहले, तो उनमें दाढ़ी मूंछें आने लग जाती हैं, शरीर के प्राइवेट पार्ट्स पर बाल आ जाते हैं और विभिन्न प्रकार से उनकी आवाज़ भारीपन ले लेती है। उसी प्रकार गर्ल्स में होता है। गर्ल्स में जब वो छोटी होती हैं तो धीरे धीरे जब बड़ी होने लगती हैं तो उनके शरीर पर भी विभिन्न स्थानों पर बाल आ जाते हैं और उनके जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो चेंज होने लगता है और पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो अब वो संतान उत्पत्ति के नज़दीक पहुंच गए हैं। तो इस प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया को पार करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। सही है। और इसी प्रकार से बता दूं आपको, जानवरों में, पेड़ पौधों में, सभी में भी होता है कि आपने कभी देखा है कि छोटा सा पौधा लगा हुआ है अमरूद का, क्या वो फल दे देगा? नहीं देगा। उसमें भी वही प्रक्रिया है कि पहले वो पौधा होगा, फिर वो
पौधे से थोड़ा बड़ा होगा फिर वो पेड़ बनेगा। क्या आपने देखा कि आपने शीशम का पेड़ लगाया तुरंत काट के उससे मेज़ बना ली? नहीं, पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें समय देना पड़ता है। आम के पेड़ को आप बो दीजिए, आम की गुठली को, तो वह भी पहले पौधा बनेगी, पौधा बनने के बाद थोड़ा पेड़ बनेगी, फिर एक विशाल का पेड़ बनेगी, तभी उससे आम उत्पन्न होंगे। अब खाचरण को जानते हैं, वो खाचरण था खाचरण। तो खाचरण है हमारा सेकंड है जो हमारा, तो किशोर अवस्था अथवा कायक अवस्था के समाप्त होने पर प्रजनन चरण अथवा जनन अवस्था प्रारंभ हो जाती है। मैंने कहा ना, जब बच्चे से थोड़ा बड़ा बनने लगते हैं, इस अवस्था को स्पष्ट पहचाना जा सकता है, क्योंकि पौधों में पुष्पन होना लगता है। पौधे होते हैं उसमें पुष्प आने लग जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे, अगर आप गांव देहात से होंगे या आपके घर में बगीचे वगैरह होंगे, आपने मान लो तोरई या लौकी की बेल बो दी, तो कुछ समय बाद उसमें फूल आने लगते हैं, तो इसका मतलब है वह बड़े हो गए हैं। तो उसके फूल आने के पश्चात उनमें फल आने लगता है। फल उसी प्रकार से आएगा, निषेचन के द्वारा पुष्प आपस में निषेचन की प्रक्रिया करते हैं पुंकेसर के द्वारा। तो प्राणियों में अनेक शारीरिकी व आकारिकी परिवर्तन आ जाते हैं। इस चरण में जीव संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाता है। ये और जानते हैं अंतिम चरण जीर्णता। जिस प्रकार आप देखते होंगे कि प्रत्येक बालक जन्म लेता है, बालक से वह किशोर बनता है, किशोर से जवान बनता है, जवान के बाद वृद्ध होता है और एक समय के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। कब? कि उसका शरीर जीर्ण हो जाता है, वह परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता। इस प्रकार की जीर्ण अवस्था पेड़ों में भी होती है। जैसे कुछ पेड़ों का एक समय चक्र होता है, वह केवल 1 साल के लिए होते हैं। जिस प्रकार टमाटर के पौधे हैं या तोरई के पौधे हैं या लौकी के पौधे होते हैं, यह केवल 1 वर्ष बाद ही खराब हो जाते हैं। इनमें एक बार फल आते हैं, उसके बाद दूसरी बार नहीं आते। और उसके अलावा हम देखते हैं जैसे आम है, आम उसे एक बार लगा दीजिए और सालों साल तक वह आम प्रदान करता रहेगा। पर गेहूँ को हमें हर साल बोना पड़ता है, और गेहूँ की अवस्था होती है कुछ महीनों की होती है, पूरी 1 वर्ष भी नहीं होती है। तो कुछ महीनों में फसल बनकर तैयार हो जाती है, तो उसे ही जीर्ण अवस्था बोलते हैं। वह सूखता है, सूखने के पश्चात पेड़ उसके सूखने लगते हैं, उससे गेहूँ निकाल लिया जाता है। इसलिए मनुष्य की भी इसी प्रकार की जीर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में ऊतकों का क्षय होने लगता है तथा शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं। अंततः जीव की क्या हो जाती है? जीव की मृत्यु हो जाती है। इसे वृद्धावस्था भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आया हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक जनन अधिक क्यों पाया जाता है? देखिए, लैंगिक जनन जटिल तथा धीमी गति से होने के बावजूद भी अनेक रूप से उत्तम है। इस प्रकार के जनक के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से नए लक्षण विकसित होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। गुणसूत्रों के आदान प्रदान से विभिन्नता भी उत्पन्न होती हैं, जैव विकास में सहायक होती है। अपने इन्हीं गुणों के कारण बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। और देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनक सदैव अंतर संबंधित अंतर्वर्ती क्यों होते हैं? तो इसका आंसर जानते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनक प्रक्रियाएं होती हैं। सामान्यतः लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित होते हैं। युग्मक प्रक्रिया को युग्मक जनक कहते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्रजनक तथा अंडाणुओं के निर्माण को अंडजनक कहते हैं। शुक्राणु जो पाए जाते हैं, मैंने बताया था आपको, मेल में पाए जाते हैं, और जो अंडाणु पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? फीमेल में। इनका निर्माण क्रमशः नर तथा मादा दोनों जननों में होता है। युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अर्थात युग्मक अगुणित होते हैं। आधे वह किससे लेता है? मेल से। आधे किससे लेता है? फीमेल से। युग्मक जनक प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है, अतः युग्मक जनक तथा अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया अंतर संबंधित होती हैं। द्विगुणित युग्माणु बनाता है तथा द्विगुणित युग्माणु के भ्रूणीय परिवर्तन द्वारा नई जीव का विकास होता है।
इसलिए लैंगिक जनन को ही बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इससे जो जीव उत्पन्न होता है वह भिन्नता लेकर पैदा होता है।